और सुर्खियों के बाद बड़ा अपडेट आपको दे दें, भोपाल में कल से धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। कलेक्टर के साथ धर्मगुरुओं की बैठक हुई। बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। कंट्रोल रूम में एक बैठक हुई, इसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है 8 जून से। हालांकि अलग अलग जगहों पर नियम अलग अलग हैं। कई जगहों पर 15 जून से इनके खोलने की बात कही जा रही थी, लेकिन शुरुआत में अनलॉक इंडिया के दौरान ये कहा गया कि 8 जून से धार्मिक स्थल और होटल रेस्तरां ये धीरे धीरे खोले जाएंगे। लेकिन अब भोपाल से बड़ा अपडेट आपको बता दें, भोपाल में कल धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। गुरुओं से अनुरोध किया गया था, वो यहाँ पर उपस्थित हुए थे और उनके द्वारा ये फीडबैक दिया गया है कि अभी वो पूरी तरह से इसको खोलने में थोड़ा सा एक हिचकिचाहट है। वो तैयारी के लिए थोड़ा सा समय चाहते हैं और वो तैयारी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सैनिटाइज़र की बात हो या साबुन की बात हो, हाथ धोने की बात हो, मास्क की बात हो, तो हम लोगों ने ये तय किया है कि कल से धार्मिक स्थल भोपाल में अभी नहीं खुलेंगे। एक रिव्यू और होगा इसका, उनके साथ बैठक होगी, बात होगी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसको अगले सप्ताह से खोलें। तो धर्मगुरुओं के साथ चर्चा भी की गई है और अभी आपने सुना जो अधिकारी थे उनका ये कहना है कि अगर और बेहतर प्रबंधन कर दिया जाए और इसके लिए अगर कुछ दिन रुकना भी पड़े तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। धर्मगुरुओं के साथ उनकी चर्चा भी हुई, यही बात उन्होंने कही। भोपाल कलेक्टर को आप सुन रहे थे। कल से धार्मिक स्थल नहीं खुल सकेंगे। पहले ये कहा गया था कि 8 जून से सिलसिलेवार तरीके से धीरे धीरे जो धार्मिक स्थल हैं या रेस्तरां हैं वो खोले जाएंगे। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, आज कलेक्टर कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी धर्मगुरु शामिल हुए और आखिरकार ये निर्णय लिया गया कि 8 जून से जो भोपाल शहर के कोई धार्मिक स्थल नहीं खोले जाएंगे। उसके पीछे की जो वजह बताई गई है यही कि धार्मिक स्थल अभी तक लगातार बंद चल रहे थे और वहां पर सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही लोगों को एहतियात बरतने के कोई निर्देश जारी किए गए। तो अभी उन्हें आगामी समय तक मंदिर और धार्मिक स्थल न खोलने की उन्होंने कलेक्टर से अपील की है। चलिए, धन्यवाद आपका। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, एक और अहम खबर हम अपने दर्शकों को बताएंगे और उस पर भी आपसे पूरी जानकारी लेंगे। एक और बिग ब्रेकिंग की तरफ हम रुख कर रहे हैं। भोपाल से ये बड़ी खबर मिल रही है। खजूरी इलाके में जमीन में दबी मिली है ऋण पुस्तिकाएं। खजूरी इलाके में खेत से निकले हैं जमीन के कागजात। खजूरी और खारखेड़ी के चौकीदार मौके पर पहुंच चुके हैं। इसमें भू अधिकार के दस्तावेज हैं, ऋण पुस्तिकाओं से जुड़े मसले हैं। आपको बता दें, ग्वालियर में इन बहियों की, जिसे हम दस्तावेज भी कहते हैं, ये थोड़े अलग होते हैं आम कागजों से, इनकी छपाई ग्वालियर में ही होती है। जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, पूरी जानकारी विस्तार से। और क्या ये इस्तेमाल किए हुए हैं या ये नए बही खाते दस्तावेज हैं, थोड़ा बताएं विस्तार से। बिल्कुल ललित, ये जो बही खाते हैं ये भोपाल के खजूरी सड़क इलाके में एक सुनसान स्थान पर मिले हैं। तो कह सकते हैं कि ये शासकीय संपत्ति है और शासकीय दस्तावेज हैं जो यहाँ पर किस तरह से पहुंचे हैं ये जांच का विषय है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये जो बही खाते हैं ये जमीनी खरीद फरोख्त के काम आते हैं और बड़े पैमाने पर घोटाले की बात सामने आ रही है और ये ग्वालियर में इनकी छपाई होती है। तो यहाँ पर कैसे पाए गए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल जो पटवारी हैं वो पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं, मगर ये इन दस्तावेजों को यहाँ तक कैसे लाया गया और क्या इन्हें फर्जी तरीके से बनाया गया, इसकी अभी फिलहाल जांच हो रही है। मगर एक बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। और बड़ी खबर धार से, पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लॉकडाउन में बिना परमिशन के इलाके का दौरा करने का आरोप है। बदनावर इलाके का दौरा कर कार्यकर्ताओं से मिलने का भी आरोप है। उमंग सिंघार समेत 25 से 30 और लोग हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बदनावर थाने में पूर्व मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लॉकडाउन में बिना परमिशन के इलाके में घूम रहे थे पूर्व मंत्री उमंग सिंघार। मामला दर्ज किया गया इनके खिलाफ। धार से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले आपको याद होगा, आलोट के जो विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक, उन्हें भी नियम तोड़ने का दोषी पाया गया। लॉकडाउन का उल्लंघन उन्होंने किया, उन पर भी मामला दर्ज किया गया है। और उससे पहले आपको याद होगा, मंत्री थी पूर्व मंत्री इमरती देवी, वो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करती पाई गई थी। पर अब चूंकि राजनीतिक शुचिता की परंपरा चलती है तो उन पर मामला दर्ज ऐसी कोई खबर नहीं आई।
और उससे भी पहले छत्तीसगढ़ की जो एक काबीना मंत्री हैं सरोज पांडे, वो भी बड़ी जनसभा लेती नजर आई, पर उन पर भी किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस की सक्रियता है, अलग अलग जिले की पुलिस की सक्रियता है। धार में पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले रतलाम के आलोट में जो विधायक हैं जायसवाल, कांग्रेस के विधायक हैं, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। तो बड़ा अपडेट आपको बता दें, बदनावर इलाके का दौरा कर कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंचे थे उमंग सिंघार। 20 से 25 से 30 लोग और थे उनके साथ, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। लॉकडाउन उल्लंघन का भी आरोप लगा है। खबर इंदौर से, रासुका के आरोपी के साथ मंत्री कमल पटेल की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। जितेंद्र चौधरी, ये थाना हीरानगर में रासुका का आरोपी है। पिछली सरकार ने इसे भूमाफिया बताया था, पर इस सरकार में मंत्री कमल पटेल इतनी शिद्दत और मोहब्बत से मिल रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि आरोपी नजर आ रहा होगा। 6 महीने से ये फरार है। कल ही इसने फोटो अपडेट किया है। जितेंद्र चौधरी मंत्री के साथ ये खुशियां मना रहा है। खुशी किस बात की मना रहा है, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। पहले की सरकार ने जीतू पर रासुका लगाया था, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एक ही है, उसके इस्तेमाल के तरीके देख लीजिए। जीतू पर कमलनाथ सरकार ने रासुका लगाया था ऑपरेशन क्लीन के तहत। ये वही ऑपरेशन क्लीन है जिसे लेकर बीजेपी आरोप लगाती रही कि चुन चुन कर उसके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। इसका दूसरा पहलू ये भी आप देख सकते हैं कि चुन चुन कर हो सकता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास ही जमीन मिल रही हो। बहरहाल ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें अभी वायरल हुई हैं। न्यूज 18 का बड़ा खुलासा, पुलिस मुख्यालय में 29 आईपीएस अफसर लापरवाही कर रहे हैं। 3 आईपीएस अफसर ऐसे हैं जो ड्यूटी पर नहीं आते, 12 अफसर ऐसे हैं जो लंच के बाद घर चले जाते हैं और 14 अफसर लंच के नाम पर टाइम पास करते हैं। अफसरों में स्पेशल डीजी, एडीजी, आईजी रैंक के जो पुलिस अधिकारी हैं वो शामिल हैं। ये सभी पुलिस मुख्यालय में पदस्थ हैं। इन आईपीएस अफसरों पर प्रदेश पुलिस की अलग अलग जिम्मेदारी है। डीजीपी ने पत्र लिखकर इन सभी को समझाइश दी है। न्यूज 18 के पास डीजीपी के पत्र की कॉपी भी है। डीजीपी के पत्र के हवाले से आईपीएस अफसरों की जानकारी मिली है। डीजीपी के इस पत्र में कहीं किसी का कोई नाम नहीं है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि डीजीपी ने जिनके लिए ये लिखा है उन तक ये जानकारी पूरी पहुंच गई है। इस सबसे बड़े खुलासे के साथ, न्यूज 18 पर सबसे बड़े खुलासे के साथ ये भी ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश लगातार रिकॉर्ड बनाता रहा है एनसीआरबी के आंकड़ों में कानून व्यवस्था, खासतौर पर महिलाओं से जुड़े अपराध को लेकर। पार्टी सरकार में अधिकारी छोटा हो या बड़ा, पुलिस का हो या सामान्य प्रशासन का, आईएएस हो या आईपीएस, सबको अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन तो करना ही होगा। ये कांग्रेस का जमाना नहीं है, कांग्रेस की रिजिम नहीं है, इसीलिए तमाम आदेश है, निर्देश है, निगरानी है, सतर्कता है, व्यवहार है और उसी तौर पर ये प्रशासन सरकार चलेगी। को हर अधिकारी को अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना होगा। उसी दृष्टि से आदेश निर्देश हैं। मुझे लगता है कि थोड़े में ज्यादा समझने की जरूरत है। खबर गुना से, निर्देशक एकता कपूर के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है। वेब सीरीज में अश्लीलता परोसने की शिकायत, भारतीय सेना और उनके परिजनों को इसमें लज्जित किया गया है। सैनिकों की पत्नियों का चरित्र हनन किया गया है। बीजेपी ने लिखित में शिकायत की है। बीजेपी लिखित में शिकायत कर रही है, जिनकी सरकार है वो भी शिकायत कर रहे हैं। इंदौर में भी एकता के खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है। पूरे देश में इस तरह की लगातार खबरें आई हैं कि एकता कपूर के खिलाफ एफआईआर कहीं कुछ जगहों पर की गई है, कुछ जगहों पर ये मांग की जा रही है। इंदौर में प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए जो प्रदर्शन करने पहुंचे थे। बड़ी संख्या में डीआईजी के दफ्तर पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे थे। पूजा के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट का विरोध करने ही पहुंचे थे। मंदिर में घुसकर पुलिस वालों ने मारपीट की थी और ये हिंदू संगठन का पुलिस वालों पर आरोप है कि हीरानगर थाने के 2 पुलिसकर्मी पंकज और नितेश, उन्होंने ये किया है। और अब जब ये प्रदर्शन करने पहुंचे तो नियमों को इन्होंने ताक पर रख दिया, धज्जियां नियमों की उड़ाई। बड़े बड़े नेता धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्या इस पार्टी का, क्या उस पार्टी का। तो ये लोग भी निकल पड़े और प्रदर्शन किस तरीके से हो रहा है
कोरोना को आमंत्रण देते हुए, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बीएसपी और समानता दल के नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पीसीसी दफ्तर में इन सभी ने सदस्यता ली है। बीएसपी के प्रागीलाल जाटव वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष वो भी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सत्य प्रकाशी समेत कई नेताओं ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बीएसपी का जनाधार है, बड़ा वोट बैंक है, औसत से एक औसत बड़ा वोट बैंक इसे कहना चाहिए ग्वालियर चंबल अंचल में, और वहां के नेता बीएसपी के नेता वो शामिल हुए हैं कांग्रेस में। बीएसपी और समानता दल के नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, पीसीसी दफ्तर में ये सभी पहुंचे थे। प्रागीलाल जाटव ये भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बड़ा वोट बैंक जाटव करेरा जो सीट है वहां पर बड़ा वोट बैंक है, जाटव वोट बैंक। अभी जसवंत जाटव जो बीजेपी का चेहरा बन रहे हैं, उनके वोट में सेंधमारी की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। पीसीसी दफ्तर में सभी पहुंचे हुए थे और भी कई लोग हैं। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं, वो भी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं, सत्य प्रकाशी। इसके अलावा प्रागीलाल जाटव, उन्होंने भी कांग्रेस का दामन थामा है। उन्होंने बाकायदा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात भी की है। और यहां एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में रोजी रोटी और रोजगार गंवाने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। केंद्र सरकार ने देश के 6 राज्यों के 116 जिलों की पहचान की है। यहां लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से चयनित 116 जिलों में सबसे ज्यादा 32 जिले बिहार के हैं। इसके बाद यूपी के 31, मध्य प्रदेश के 24, राजस्थान के 22, झारखंड के 3 और उड़ीसा के 4 जिले हैं। प्लान के तहत कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपने राज्यों और गांवों को लौटे मजदूरों के पुनर्वास और रोजगार के लिए इन 116 जिलों में केंद्र सरकार के सोशल वेलफेयर और डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम को तेजी से मिशन मोड में चलाया जाएगा। इन जिलों में मनरेगा, जनधन योजना, किसान कल्याण योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, पीएम आवास योजना, कौशल विकास समेत अन्य केंद्रीय योजनाओं के तहत मिशन मोड में काम होगा। इसके साथ ही हाल ही में घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भी इन जिलों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही बाकी केंद्रीय योजनाओं को भी टारगेटेड तरीके से लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार के मंत्रालयों को भी कहा गया है कि 2 हफ्ते में इन जिलों को ध्यान में रखकर योजनाओं का प्रस्ताव तैयार करके पीएमओ भेजा जाए। एमपी बोर्ड की परीक्षाएं 9 जून से होंगी। संक्रमण के बीच हो रहे एग्जाम को लेकर छात्रों के मन में डर है। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से छात्रों के मन में बैठे डर को काउंसलिंग के जरिए दूर किया जा रहा है।
कोरोना संक्रमण काल के दौरान हो रही 12वीं की परीक्षाओं को लेकर स्टूडेंट्स के मन में थोड़ा सा डर है कि किस तरह से वो परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और संक्रमण का खतरा उनके बीच ना रहे। हालांकि इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने छात्रों को डर दूर करने के उपाय भी किए। इस वक्त हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी उन्हें जानते। सर, किस तरह से छात्रों के मन में जो कोरोना के बीच एग्जाम हो रहे हैं, डर भगाने के आप लोगों की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं? मैंने वेबएक्स के माध्यम से सभी केंद्र अध्यक्षों और स्टूडेंट्स की साइकोलॉजिस्ट के माध्यम से काउंसलिंग कराई है। हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं स्कूल एजुकेशन के, उन्होंने जो पूरा सभी को बताया है कि 3 P अगर वो याद रखेंगे तो कोई कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है। पहला प्रिवेंटिव, जो मास्क लगा के रखें, अपने सैनिटाइज रखें, हाथ साबुन से धोएं। दूसरा उन्होंने बताया कि साइकोलॉजिकल, आप अपना पॉजिटिव रहें, कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स न लाएं। और तीसरा फिजिकल, उन्होंने कहा है कि आप अपने फिजिकल हेल्थ के लिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गर्म पानी का प्रयोग करें, काढ़ा पिए या जो भी होम्योपैथी की मेडिसिन हैं बोले, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बढ़े। तो कोई भी कोरोना का कोई भी आपके मन में डर नहीं रहेगा। और ये इस काउंसलिंग से बहुत फायदा हुआ हमारे सभी टीचर्स को और स्टूडेंट्स को, और वो मतलब एक पॉजिटिविटी से पूरा परीक्षा देने के लिए तैयार है। बच्चों के मन में कोरोना संक्रमण काल के दौरान एग्जाम को लेकर थोड़ा सा डर है और यही वजह है कि अब स्कूल शिक्षा विभाग काउंसलर के मदद ले रही है और काउंसलर से स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करवा रही है ताकि उनके मन में परीक्षा कोरोना काल में जो हो रही है उसका डर निकले और बच्चे पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी के साथ ही परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देने के लिए पहुंचे। कैमरामैन अनिल के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। लॉकडाउन खुलने के साथ ही मध्य प्रदेश के 7 विश्वविद्यालयों में यूजी और पीजी की परीक्षाओं की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रदेश भर के 7 विश्वविद्यालयों में 29 जून से यूजी और पीजी की फाइनल ईयर की परीक्षाएं होंगी। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए परीक्षा केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराया जाना है। प्रदेश भर के 597 परीक्षा केंद्रों पर 29 जून से परीक्षाएं होंगी। फाइनल बीएससी, बीए, बीकॉम, बीएचएससी और स्नातकोत्तर के 4th सेमेस्टर, इनको सबको मिला के लगभग 1 लाख के बच्चे हो रहे हैं। उन सारे बच्चों की परीक्षाएं 29 जून से शुरू होने जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग ये चलेंगे लगभग 15 जुलाई तक, कुछ 20 जुलाई तक भी जाएंगे, लास्ट तक भी जाएंगे। परीक्षा केंद्र हमारे 104 केंद्र लगभग फाइनल हैं। चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग हमें करना है, कोरोना का प्रकोप के कारण पूरा देश, पूरा विश्व भयभीत है, हम भी भयभीत हैं। जैसा कि गवर्नमेंट के और राजभवन के निर्देश हैं, उस हिसाब से हम 3rd ईयर और पोस्ट ग्रेजुएट की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ही लेंगे और जो 1st ईयर और 2nd ईयर की और प्रीवियस की परीक्षाएं हैं वो हमारी नवंबर में ही होंगी, नवंबर-दिसंबर में होंगी। छत्तीसगढ़ में कल से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम भी खुल रहे हैं। इसके लिए तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। फिलहाल सिर्फ आउटडोर गेम्स खेले जा सकेंगे तमाम तरह की एहतियात के साथ। खेल गतिविधियां लंबे समय से बाधित हैं। अब सरकार ने अनुमति दी है कि 8 जून से आउटडोर गेम्स खेले जा सकते हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो हैं, जो कि आउटडोर जहां पे गेम हो सकते हैं, वो खोले जा सकते हैं। यही वजह है कि तैयारियां भी की जा रही है। ये नगर निगम का जो एक स्क्वैश कोर्ट है, जिसमें तैयारी दिख रही है किस तरीके से ग्राउंड को क्लियर किया जा रहा है, ग्राउंड को बनाया जा रहा है, जो घास है उसको काटा जा रहा है। चूंकि लंबे समय से खेल गतिविधियां रुकी हुई थी, बंद पड़ी थी, जिसके कारण से ये घास बहुत ज्यादा उगाया था। अब इसकी प्रॉपर जो है जिस तरीके से छटाई की जाती है वो की जा रही है। तो जाहिर तौर पर जो खिलाड़ी हैं वो आउटडोर गेम्स जो हैं वो खेल पाएंगे। हालांकि नियमों का पालन उसमें भी करना होगा और जाहिर तौर पर खेल गतिविधियों के कारण से लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। तो ऐसे में खेल गतिविधियों को शुरू करने से कहीं न कहीं खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद है और लोगों की इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगा। कैमरामैन सुरेश पासी के साथ राघवेंद्र साहू, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। इधर गुजरात के सूरत में एक शख्स की सरेआम हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। वारदात डिंडोली इलाके की है। वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि कई लोग अचानक एक कार पर हमला करते हैं। सभी हमलावरों के हाथ में धारदार हथियार हैं। इस हमले में कार से एक शख्स भागकर एक घर में घुसने की भी कोशिश करता है, लेकिन हमलावर उसके पीछे आते हैं। घर के दरवाजे पर ही उस शख्स पर हमला कर देते हैं। सीसीटीवी फुटेज डिंडोरी इलाके की ये वारदात है। गुजरात सूरत के डिंडोरी की ये तस्वीरें। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।